कॉन्गो DRC बोलते हैं। कॉन्गो का एक गोमा सिटी है, राजधानी वहाँ की। आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे जिनकी हाइट RPG से छोटी होगी और वो RPG लेके घूम रहे हैं, वो मशीन गन्स लेके घूम रहे हैं। तकरीबन 45 साल के बाद हम लोगों ने वहाँ पे सक्सेस इलेक्शन कराया था। 45 साल बाद वहाँ पे पहली बार कोई सरकार बनी थी इस देश की, नहीं तो इससे पहले इलेक्शन होने ही नहीं दे रहा था कोई। आप लगा लो तकरीबन 1 कंटेनर के आसपास तो हम लोगों ने वेपन जलाए, जो हमने रिकवर किए थे, पकड़े थे या लोगों से लिए, तो वो ढेर हम देख के आए अपनी आंखों से। एक साथ हमने जिंदगी में ढेर होलिका दहन की तरह हमने वहाँ वेपन देखे हैं जलते हुए। इतना लड़ाकू लोग हैं। उस टाइम पे लोगों की हालत देखी थी, वो जैसे काट रहे थे, मार रहे थे, मतलब डेड बॉडियाँ पड़ी थी, उसके डेड बॉडियों के साथ उनको भी सेफ नहीं छोड़ रहे थे। अटैक होने वाला था, हमको शाम को इंट मिला, एक हॉस्पिटल था, उसमें हमारे 50 बंदों को चोटें लगी थी, हाथ टूटा था, सर में चोट लगी थी, और वहाँ पे इतने पत्थर बरसे हैं कि आपको रोड की जगह एक लेयर पूरा पत्थरों का बना हुआ है वहाँ पे। और वो बैरल लूट के लाए थे, उससे पूरा तेल की बोतलें बना के, बियर की बोतल में तेल भरा, कपड़ा ऊपर डाला, आग लगा के सीधा बोतल फेंकने लग गए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। जैसा कि हमने आपसे कहा ही था कि भाई हम एक और एपिसोड करेंगे स्पेशल फोर्स ऑपरेटर अजय कुमार सर के साथ, क्योंकि इनका जो पहला एपिसोड था उसकी कहानी आई एम श्योर अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखना। अगर आपने देख ली तो आपको पता है कि सर की स्टोरी कितनी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। और पिछले एपिसोड में तो हमने इनकी स्टोरी से बहुत सारी लर्निंग्स ली थी, लेकिन इस एपिसोड में हम सर के ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं दोबारा से अजय सर का। सर वेलकम बैक। थैंक यू एक बार फिर बुलाने के लिए। सर आपके साथ तो हम जितने एपिसोड करते चले जाएं उतने ही कम पड़ेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ, आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग रही है। तो आज के एपिसोड में हम आपकी ऑपरेशंस की बात करेंगे। तो थोड़ा बताओ सर, आप UN पीस कीपिंग के लिए किसी कंट्री में थे, वहाँ पे कुछ अमेजिंग हुआ था, वहाँ पे कुछ आपके ऑपरेशंस थे जिसकी वजह से आपको बहुत अप्रिसिएशन भी मिली, तो आज हम उनकी बात करने वाले हैं। तो UN पीस कीपिंग के लिए मैं 2 बार जा चुका हूँ। ज़्यादातर एक ही बार जाते हैं लोग, लेकिन 2 बार कुछ लोगों को मौका मिलता है दोबारा जाने का, जिनका कहीं किसी फील्ड में अच्छा काम पाया जाता है, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो मुझे दूसरी बार जाने का मौका मिला और एक ही देश में मैं 2 बार गया हूँ। कौन सी कंट्री गए थे सर आप? ये कॉन्गो DRC बोलते हैं, डोमेस्टिक रिपब्लिकन कॉन्गो। तो पहली बार मैं गया था, तकरीबन हो गया होगा 20 साल के आसपास। तो उस टाइम के वहाँ के जो हालात, वहाँ का जो माहौल, वो कुछ और था। आज वहाँ पे दोबारा जब जा रहे हैं तो वहाँ का माहौल काफ़ी चेंज हो चुका है, सब बदल गया है। तो मैं पहले का बताता हूँ कि उस टाइम पे मैं अपनी यूनिट के साथ गया था वहाँ पे, और मेरी यूनिट डिप्लॉयड थी। कॉन्गो का एक गोमा सिटी है, राजधानी वहाँ की। तो वहाँ का माहौल, गाँव का माहौल ऐसा था कि वहाँ पे वेपन्स ऐसे मिलते थे कि मान लो आप चलते चलते कहीं खेतों से जा रहे हैं और आपको AK गिरी हुई मिल जाएगी। आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे जिनकी हाइट RPG से छोटी होगी और वो RPG लेके घूम रहे हैं, वो मशीन गन्स लेके घूम रहे हैं। कहाँ से आ रही थी सर ये इतने हैवी वेपन्स उनके पास? ये आसपास के देश जितने भी होते हैं, ये आपस में उनका कुछ चल रहा होता है और एक दूसरे से लूटते हैं वो लोग। उस टाइम पे जिसके पास हथियार, वो अपने आप को फौजी घोषित कर देता था। अच्छा। कि मेरे पास वेपन आ गया, मैं भी फौजी। तो एक ड्रेस कहीं से ले आएगा और वो फौजी बन जाएगा। उस देश की कोई खुद की फ़ौज नहीं थी, उस देश का खुद का शासन नहीं था, उसकी सरकार खुद की नहीं थी। रिसोर्सेज इतने ज़्यादा वहाँ पे, सोना ज़्यादातर वहाँ निकलता है, बाकी जो मिनरल्स होते हैं इतने वहाँ पे निकलते हैं। आप गूगल करोगे तो देखोगे आप, कॉन्गो में इतने मिनरल्स वहाँ निकलते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन उस देश की हालत इतनी ख़राब थी कि वहाँ खुद की रिफाइनरीज नहीं लगाने दे रहे थे कोई। और फिर आसपास के देश भी ये सोचते हैं कि इस पे जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करें कि हम अपना उस पर कब्ज़ा कर लें, क्योंकि वो रिसोर्सेज के लिए। तो उस देश की सरकार ही नहीं बनने देते थे लोग, और खुद अंदर ही के लोगों को भड़का के, या फिर बाहर से कुछ लोग ऐसे ला के बीच में, और सरकार नहीं बनने देते थे। तो मेरी यूनिट तकरीबन 45 साल के बाद हम लोगों ने वहाँ पे सक्सेस इलेक्शन कराया था। अच्छा। 45 साल बाद वहाँ पे पहली बार कोई सरकार बनी थी इस देश की, नहीं तो इससे पहले इलेक्शन होने ही नहीं दे रहा था कोई। तो इसके लिए ना काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ी, और बड़ा, आप लगा लो तकरीबन 1 कंटेनर के आसपास तो हम लोगों ने वेपन जलाए थे, जो हमने रिकवर किए थे, पकड़े थे या लोगों से लिए, लोगों ने सरेंडर किया। तो वो ढेर हम देख के आए अपनी आँखों से। इतने वेपन
एक साथ हमने ज़िंदगी में ढेर होलिका दहन की तरह हमने वहाँ वेपन देखे हैं जलते हुए। दोस्तों पॉडकास्ट तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। जब भी आप हमारे पॉडकास्ट देखते हो आपको मज़ा तो आई एम श्योर आता ही होगा। आपके मन में भी आता होगा कि अगर मैं क्रिएटर होता तो मैं भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठता, पॉडकास्ट करता, मेरे को लोग देखते, मेरे को लोग इतना ज़्यादा प्यार करते, और ये सब पॉसिबल है। आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। हमें यहाँ तक पहुँचने में 10 साल लग गए। हमने स्केच वीडियो से स्टार्ट करा था, शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, वॉक्स पॉप, फिर जाकर एपिसोडिक कंटेंट और अब पॉडकास्ट। इस 10 साल की जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, और आपको वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो हमने की, इसके लिए हमने आपके लिए बनाया है एक शॉर्ट कोर्स जो कि हमारी वेबसाइट realhit.in पर अवेलेबल है। इस पॉडकास्ट के ख़त्म होने के बाद आप हमारी वेबसाइट ज़रूर चेकआउट करिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। तो realhit.in स्क्रीन पर भी नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अभी पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। और वेपन, लोगों की हालत वहाँ की ऐसी थी कि आपके पास खाने के लिए कुछ हो ना हो लेकिन वेपन ज़रूर मिलता था घर में, ये वहाँ की कंडीशन थी। तो वहाँ भी हम लोगों ने, यूनिट ने, हमारे ने, तो वहाँ भी एक लड़ाई तो क्या है, मतलब कि आपस में जैसे बाउंड्रीज तो डिसाइड थी नहीं वहाँ पे, तो कबीले होते थे, जैसे ये कबीला है ये इस देश में है और इधर वाला कबीला इस देश में आता है, और यहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन होती थी वो अपने देश को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए जान पे खेलती थी। ये लोग लड़ते थे खूब सारे। तो एक जगह थी रुस्तरू, वहाँ पे हुआ था एक वाक़या कि वहाँ एक कबीला था, उस पर पूरा कब्जा उन्होंने कर लिया था पड़ोसियों ने। उसको वापस लेने के लिए उन्होंने यूएन को बोला होगा, यूएन ने फिर हमको वहाँ डिटेल किया और हम लोग वहाँ पे गए। तो हम लोग गए तो इस हाल से थे कि वहाँ उनका कब्जा छुड़वाने के लिए, लेकिन उन लोगों का जज्बा देख के ना, जो जिस टाइम पे आज़ादी के टाइम पे जो हमारे लोगों में होगा वो शायद हो सकता है उस टाइम पे उन लोगों के अंदर देखने को हमको मिला। तो 3 लेयर थी उसमें। स्टार्टिंग में जो लोग जिनके घर उजड़े हैं, जिनके घर, अच्छा वो करते क्या हैं, लोग एक दूसरे का लूट के, मान लो एक पूरा गाँव है या कबीला है और दूसरे वाले उन पे कब्जा करेंगे, तो उन पे कब्जा करके वो क्या लेंगे, वो उनके गायें ले लेंगे, पशु ले लेंगे, ये उनका मतलब पैसा है पूरा, ये गाय भैंसे, और उनकी लेडीज़ें लेके जाएंगे, उनको मतलब वाइफ की तरह ही मतलब रखते हैं, और उनके बच्चे हैं, उनमें बच्चों को कुछ को उठा के ले जाएंगे, कुछ को मार देंगे, कुछ से लेबरिंग करवाएंगे और कुछ को मार देंगे। वहाँ जितने लोग पकड़े गए उनको मार देंगे, जो लोग भाग गए वो भाग गए। फिर वो अपना ग्रुप बनाते हैं, फिर वो अलग से शादी करते हैं, फिर और बच्चा पैदा करते हैं, फिर पूरा बड़ा ग्रुप करके फिर वापस कब्जा करने की कोशिश करते हैं, बदला लेते हैं। तो वो एक बदला ही होगा शायद, तो जिसके साथ हम लोग थे। और तो इसमें भी क्या हो गया कि पहली लेयर में वो लोग थे, सेकंड लेयर में जो खुद घोषित करते थे उस टाइम पे, जो बोलते थे कि मैं फौजी हूँ, वो लोग, और थर्ड लेयर में हम थे। हमारे तक तो नौबत ही नहीं आई। वो लोग इतने फाइटर हैं, वो इतना लड़ाकू लोग हैं, मतलब देश के लिए जज्बा ही होगा उनका भी, जो लड़ने का, जो जान की भी परवाह ना करके। तो ये एक छोटी सी लड़ाई वहाँ पे उस टाइम पे हमने देखी थी, और उस टाइम पे लोगों की हालत देखी थी, वो जैसे काट रहे थे, मार रहे थे, मतलब डेड बॉडियाँ पड़ी थी, उसके डेड बॉडियों के साथ उनको भी सेफ नहीं छोड़ रहे थे। बहुत बुरी कंडीशन हमने देखी वहाँ पे। आपका मेजर काम क्या था वहाँ पर? आपको क्या इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे? पीस कीपिंग स्टेब्लिश करना, और दूसरा हमारा जैसे काम 2 था कबीले इलेक्शन। आपस में लड़ रहे हैं, हाँ, तो उस टाइम आप क्या कर रहे थे? उस टाइम पे हमारा रोल वहाँ का था नहीं ना, क्योंकि वो बॉर्डर का बात, और हम सिटी में स्टेब्लिश थे, और इनके आपस में बीच में भी यूएन तब तक नहीं घुसता जब तक कोई ऑर्डर नहीं आते हैं, क्योंकि वो दूसरे देश में है ना, तो दूसरे देश का तो कोई ऑर्डर ही नहीं होता है। अच्छा, इसके लिए भी हम लोग वहाँ पे इलेक्शन कराने के लिए जाते हैं, गए थे उस टाइम पे, और इलेक्शन हमने सक्सेस इलेक्शन कराए, वो उसके बाद हुआ है, उससे पहले ये कहानियाँ छोटी मोटी चली हैं काफ़ी सारी। और बाकी उस टाइम पे जो गरीबी थी, मतलब एक एक बिस्किट के पैकेट के लिए वो लोग, वहाँ के लोग मतलब तरसते थे, खाने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज थे नहीं उनके। अब जब दोबारा मैं गया इसको भी काफ़ी टाइम हो गया वैसे गए हुए, एक कोई मराठा की यूनिट गई थी, मराठाओं के साथ में गया था अभी, और अब कंडीशन चेंज हो चुकी हैं। अब वो सिटी जो पहले, जिनको हम सिटी बोलते थे, लेकिन सिटी जैसी थी नहीं, अब वो सिटी जैसी हैं। डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। पहले एक 4 व्हीलर देखने के लिए आपको 1 घंटा रोड पे खड़ा रहना पड़ता था, तब गलती से कोई 4 व्हीलर आती या कोई बाइक, 1 घंटा बाइक नहीं देखने को मिलती थी। लकड़ी की बाइकें होती थी, वो लोग चलाते थे, उसको चिकड़ू बोलते हैं, चिकड़ू। अच्छा। हाँ, तो उसी पे वो लोग अपना सामान भी ढोते और वो उसी से काम करते थे। अब वाले जिस टाइम पे जब मैं बाद में गया, इस टाइम पे हुआ हमारे साथ कि उस टाइम पे काफ़ी
लूट मार चल रही थी और एक ग्रुप था कोई M23 करके, तो उनका मिशन 2023, उस ग्रुप का नाम ही M23 था। अच्छा। मतलब 2023 से पहले पहले वो लोग सरकार गिराने वाले थे, उनका टारगेट ये था। और वो लोग उसके लिए कई बार कोशिश कर चुके थे, कई बार वही गोमा सिटी पे, अब की बार फिर मैं वहीं पे दोबारा वहीं गया था और उस पर कब्जा करने के लिए उन्होंने कई बार मतलब लोगों को भड़का दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कहीं वेपन डलवा दिए, कभी कुछ भी ऐसा करने के लिए वो लोग तैयार थे। और कितने सारे देशों की वहाँ पे लोकेशन लूट चुके थे। अपने इंडिया के भी 2 जवान BSF के शहीद हुए अच्छा। और इतने बुरे हालात वहाँ के हो गए थे। उन्होंने एक हेली गिरा लिया था, एक गाड़ी उड़ा दी थी और इसके बाद बहुत बंदे, मतलब काफ़ी सारे बंदे वहाँ पे इस बार शहीद हो वो रखे क्यों थे। कर रहे थे, क्या पर्पस था उनका? अब की बार वो जो भड़काने वाले लोग थे वो मिशन 23 मतलब M23 ग्रुप था जो लोगों को भड़का रहा था और वो बोल रहा था चाहते कि क्या थे? उनको सरकार गिरानी थी, आप बता रहे थे। उनको सरकार गिरानी थी, उनको सरकार गिरानी थी और वो लोगों को, लोकल पॉपुलेशन जो थी उनको भड़का रहे पर थे। वो आपके कैंप पे भी अटैक कर रहे थे, हाँ, वो तो UN के उनका जितने भी कैंप, पर्पस आपके कैंप पे अटैक करके वेपन्स लूटना था या क्या नहीं, था? क्योंकि UN हमेशा उन सरकार की हेल्प करेगी, सरकार ना गिरे इसकी कोशिश करेगी और वो लोग चाह रहे थे कि UN यहाँ से चला जाए तो हम आसानी से फिर अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, तो इसलिए UN का विरोध कर जब रहे आप थे। सर लास्ट टाइम गए थे और अब जब आप गए तो ये जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो ऐसे लड़ते हैं, ये बढ़ गई थी इनकी तादाद या और कम हो गए थे? एक आदमी नहीं नहीं, अब इतने नहीं, अब तो एक आधा, उस टाइम पे बहुत थे, उस टाइम। अच्छा। उस टाइम पे तो बहुत थे। उस टाइम की लड़ाई अलग थी, अब की लड़ाई अलग है। और UN मिशन तो पीस कीपिंग के लिए जाता है, तो हर जो संभव कोशिश होती है वो करनी पड़ती है। तो ये एक यूनिट थी जिसके साथ मैं गया और ये मतलब एक लोकेशन है हमारा वहाँ पे था, मतलब उस टाइम पे एक लोकेशन था जिस पे अटैक होने वाला था। हमको शाम को इंट मिला और शाम को पता लगा कि सुबह इस लोकेशन पे अटैक होने वाला है। इससे पहले कई सारे लोकेशन लूट गए थे। एक हॉस्पिटल था, उसमें हमारे 50 बंदों को चोटें लगी थी, हाथ टूटा था, सर में चोट लगी थी और वहाँ पे इतने पत्थर बरसे हैं कि आपको रोड की जगह एक लेयर पूरा पत्थरों का बना हुआ है वहाँ पे, इतने पत्थर वहाँ बरसे थे। और वो सिटी के बीच में था, वहाँ हेली तक लैंड नहीं करने दिया और लोग वहाँ 200 लीटर के बैरल को लेके दौड़ रहे थे। तो कांगोलीज लोग, क्योंकि 6 फीट से तो हाइट स्टार्ट होती है उन लोगों की और बॉडी हमसे कई गुना ज़्यादा, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं इस मामले में। पत्थर भी फेंक रहे हैं तो 3-4 किलो का पत्थर तो कितनी दूर तक फेंक देते हैं। तो वो हॉस्पिटल पूरा हॉस्पिटल ये समझ लो डेमोलेस कर दिया था उन्होंने और हर चीज़ उठा के, हर चीज़ मतलब ले गए थे उठा के। और वहाँ हालत ऐसी हो गई थी, न्यूज़ में हम देखते थे तो न्यूज़ में भी वो कंटेनर तक को खींच के ले जा रहे थे। जो शिप में कंटेनर कितना बड़ा होता है, वो रस्सों से बांध के कंटेनर तक को, आप न्यूज़ देखोगे कहीं पुराना सर्च करोगे तो मिल जाएगा, तो वो कंटेनर तक को खींच के ले जा रहे थे पब्लिक। एक साथ 10-10 हज़ार, 5-5, 7-7 हज़ार लोग एक साथ अटैक करते थे किसी भी कैंप पे और उनका आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप उनको कुछ मतलब शूट एंड साइड का तो ऑर्डर ही नहीं होता हम लोगों को, और वो आपके सामने आपका सब कुछ लूट के ले जाते हैं और आप मतलब देखते रह जाओगे। और एक्चुअली लोग बहका रखे होते हैं। पर अगर सर ऐसा होता है कि बाय चांस कि जैसे नहीं होता ऑर्डर कि आप खुद से अटैक कर सकते हो, पर जैसे वो अटैक कर दें या ज़्यादा लोग मार दें, तब कुछ कर सकते हैं? वो सिचुएशन ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अच्छा, ऑर्डर का वेट करना ही पड़ेगा आपको कि वहाँ से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो खुद का ये नहीं है ना, JNK में नहीं है ना कि दुश्मन सामने दिखा ठोक दिया, ऐसा नहीं है। वहाँ पे हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम हमारे डिसीजंस इतने वहाँ पे मायने नहीं रखते जितने ऑर्डर की ज़्यादा वैल्यू रखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ यहाँ का माहौल अलग है, वहाँ का माहौल अलग है। वहाँ मिलिटेंस नहीं है, वहाँ के जो लोग हैं वो लोकल पब्लिक को भड़का रखा होता है अभी आज की कंडीशन में, तो उनको आप किसी भी हालत में आप शूट एंड साइड का ऑर्डर तो दे ही नहीं सकते हो। और उनका जो पर्पस है, ऐसे जो ग्रुप्स है M23 जो आपने बताया, ये सिर्फ लूटेंगे और नहीं, या फिर ये जान से ये मार किसी ये हो सकता है किसी दूसरे देश के लिए काम कर रहे होंगे जो नहीं चाहता कि यहाँ की सरकार बने और नहीं चाहता कि यहाँ पे अच्छी सरकार चले, क्योंकि उनको अपना सीमाएं बढ़ानी होती। बट वो किसी को जान से नहीं मार सकते ना? वो लोग मारते हैं, तभी तो अपने 2 शहीद हुए ना, अच्छा। तभी तो अपने लोग शहीद हुए, तभी तो बाकी देशों के लोग शहीद हुए, तभी तो हेली तक गिरा दिया गया है, हेलीकॉप्टर गिरा दिया उन्होंने। तो वो लोग तो खुले लड़ते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में हमको शाम को 5 बजे पता लगा और तो लोकेशन ऐसा था कि एक तरफ पूरा समंदर जैसा है, कोई बड़ी झील है और 3 तरफ में से एक तरफ अनाथालय है सामने और लेफ़्ट साइड किसी का बंगलो था और बंगलो में वहाँ की लोकल पुलिस लगी हुई थी
अभी वहाँ की सरकार बन चुकी है। हम लोगों ने फर्स्ट इलेक्शन 2006 में कराया था और तब से अब वहाँ सरकार चल रही होगी, बीच में हो सकता है गिरी होगी एक आध बार, लेकिन अब चल रही है। तो अब उनकी खुद की फ़ौज भी है, पुलिस भी है और वहाँ पे ठीक ठाक शासन उनका चल रहा होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि एक साइड अनाथालय की तरफ से वो लोग अटैक नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा 2-3 जगह और चल रहा था ऐसा कुछ, तो हमने बाकी फ़ौज वहाँ पे भेजी हुई थी। मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि मैं वहाँ पे था नहीं। तो वहाँ जो भी चल रहा था, वहाँ इससे भी बदतर हालत चल रही थी। जैसे हॉस्पिटल का मैंने बताया 50 लोगों को चोट लगी, मैं उसमें था नहीं, लेकिन वहाँ जो लोग जख्मी होकर आ रहे थे उनकी हालत हमने देखी है। और दूसरा एक और जगह पे चल रहा था सेम ऐसा ही, तो वहाँ पे भी अपने लोग थे, उनको भी चोटें लगी। और तीसरी जगह ये हमारा बेस था यहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ से ज़्यादातर फौज बाहर है, तो वो बेस पे अटैक करने का प्लान उन्होंने कर दिया था। और बेस में लोग हम कम थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने जैसे संभाला वहाँ पे। तो मेन गेट था एक साइड, जैसे मेन गेट, और मेन गेट के सामने से एक रास्ता जा रहा था 25 फीट के आसपास का होगा वो। इस साइड हम लोग थे, तो दूसरी साइड में सिविल घर थे पूरे, और मेन गेट के सामने से गली आ रही थी। सुबह 5 बजे के बाद हम लोगों को लगा कि हाँ कुछ हरकत हो रही है, क्योंकि ड्रोन से हम लोग अभी ड्रोन थे, तो ड्रोन से हमने देखा कि एक फुटबॉल ग्राउंड वहाँ पे था, उसमें 2-2.5 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए थे। धीरे धीरे करके उनका और बढ़ के 1 घंटे में वहाँ पे 5 से 7 हज़ार के आसपास लोग इकट्ठे हो गए। वो लोग फिर चलना स्टार्ट हुए, तो हम लोग ड्रोन से देख रहे थे। मेन गेट की तरफ वो आए। मेन गेट की तरफ जैसे आए तो एक QRT होती है हमारी, क्विक रिस्पॉन्स टीम होती है, जो मतलब क्विकली एक्शन करती है किसी भी प्रॉब्लम आने के बाद। तो उन्होंने हवा में 2 मैगजीन खाली कर दी, तो उससे डर के वो लोग वहाँ से सामने से भाग गए। तो पूरी पब्लिक, अच्छा वहाँ से मेन गेट पे हमने पूरा अपना ताकत मेन गेट पे लगाया हुआ था, क्योंकि लेफ्ट साइड में पुलिस थी, राइट साइड में अनाथालय था, और पीछे की तरफ पानी के रास्ते नहीं आ सकते थे क्योंकि पूरा समंदर जैसा था। तो सामने का फ्रंट हमारा ज़्यादा मायने रखता था। मेन गेट से उन्होंने कोशिश किया, हवा में फायर करके वो लोग चले गए थे। फिर वो भीड़ पूरी फुटबॉल ग्राउंड में दोबारा से इकट्ठी हुई। फिर वहाँ से वो लोग सामने गए, तो सामने से मुझे दिख रहा था, क्योंकि ये एक तो मेन गेट, लेफ्ट साइड में एक पोस्ट और कोने पे एक तीसरी पोस्ट। तो मैं पहले बीच में, मेरा ड्यूटी लगा हुआ था, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि जब अगर मान लो उस तरफ से आते हैं तो बीच में एक इस तरफ देखने वाले हैं, इस तरफ देखने वाले हैं, जब पिटना ही है इनसे, इनके डंडे ही खाने हैं, तो क्यों ना मैं फ्रंट में रह के खा लूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था उनसे कि मुझे फर्स्ट में भेजा जाए, उस साइड भेजा जाए। तो उन्होंने बोला आपकी यूनिट कौन सी? मैंने अपना यूनिट बताया, तो जैसे यूनिट बताया उन्होंने बोला गुड यार आप आ जाओ उधर। तो मैं वहाँ पे कोने पे चला गया, क्योंकि अगर उस साइड से आएंगे तो वो कोने पे फर्स्ट, मतलब पहला मैं ही हो गया वहाँ पे जिनसे उनको गुजरना था। तो वो पब्लिक जब उस तरफ से आने लगी, तो मैंने सोचा ये लोग आएंगे, क्योंकि रास्ता तो खुला ही पड़ा है। तो बीच में वायर लगा हुआ था, कंसेंटेना वायर बोलते हैं, जो राउंड टाइप में वायर होती हैं, तो वो वहाँ पे लगाई हुई थी हमने 5-6 लेयर, लेकिन उसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखा हुआ था। तो उसको वो कुछ नहीं समझते, वो तो कूद के आराम से चले जाते। लेकिन फिर मैंने बोला कि ऐसे इससे तो नहीं रुकने वाले हैं लोग। तो मैंने छोटे छोटे पत्थर लग के एक वहाँ पे लाइन बना दी, और मैंने इशारे में बताया कि अगर इसका क्रॉस करोगे तो मैं ठोकूंगा यहाँ पे, मतलब डराने के लिए उनको कि इससे ज़्यादा क्रॉस ना करें आगे। काफ़ी देर तक कंट्रोल रहा, 1-1.5 घंटे तक कंट्रोल किया। वो लोग वहीं खड़े रहे। जैसे ही उन्होंने यहाँ पैर रखना होता था, तो हमारे पास स्मोक बम थे। उनसे कुछ होता नहीं है, इंसान को चोट नहीं लगती, मरते नहीं है, लेकिन उससे आप डराने के लिए वो सही काम आता है। उसको एम भी करके मार दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे चोट लगती नहीं इतनी, लेकिन डरते अच्छे हैं लोग। वो स्मोक होती है मिर्ची वाला बम, वैसा मिर्ची वाला निकलेगा तो वो धुएं वाला निकलता है, आंसू गैस वाला निकलता है। तो जैसे ही वो कोई बंदा उस पर पैर रखे, मैंने एक बम मार देना उधर। तो उनको ये कन्फर्म हो गया कि इसको क्रॉस किया तो ये मार रहा है, छोड़ नहीं रहा इस साइड से। अच्छा, सामने की तरफ से फ्री हो गया था, लोग गेट के बाहर से उनको देख रहे थे वो, क्योंकि गली तो सामने सीधी थी वो रोड। अब वो उनको भी देख रहे थे, और पहला मैं था, मेरे से 100 मीटर दूरी वो लोग सब खड़े थे। तो 1-1.5 घंटे तक तो कंट्रोल रखा। उसके बाद वो लोग क्रॉस करके, एक बंदा बाइक लेके, वो एक बाइक वाला बंदा था, लाल कलर की बाइक थी उसके, विक्टर, TVS विक्टर करके कोई बाइक थी। उसके साथ साथ 200-250 भी नहीं, मतलब 1000-2000 बंदे उसके पीछे घूम रहे थे। वो जहाँ भी जाए उनका कमांडर था वो जहाँ भी जाए, दूर से मेरे को दिख रहा था कि वो जहाँ भी जा रहा है उसके पीछे पूरी पब्लिक दौड़ रही है। उसने हिम्मत करके वो बाइक लेके अंदर आ गया। तो उसके साथ साथ तब तक मैंने राइफ़ल चेंज कर ली थी, और मैं साथ साथ लेके आ रहा था उसके साथ, जैसे देखता आ रहा था। वो मेरे से नज़र मिला रखा था बाइक से, और जैसे ही उसने सामने देखा, मैंने ऊपर फायर करके और उसकी तरफ करके मैंने चिल्ला दिया। उसने सोचा ये तो मेरे ऊपर फायर किया होगा इसने, जबकि मैंने ऊपर करके और तुरंत मैंने ऐसे कर दिया था।
और एम भी नहीं किया था उसको, मतलब एम मैंने एक पत्थर पे रखा हुआ था, लेकिन उसको ये लगा कि ये इधर ये नहीं छोड़ेगा, वो बाइक छोड़ के भाग गया वो बंदा। तो वो भागा, भागने के बाद फिर मैंने दोबारा से नीचे आके मैंने दूसरे बंदे को बुलाया वहाँ से, वो बाइक उसको वापस दिया। फिर एक सिंगल बंदा कोई नशा कर रखा था उसने शायद, उसको उन्होंने पुश करके उसको भेज दिया उन्होंने। अच्छा। तो उसको भी सेम मैंने ऐसे ही किया, जब तक मेरे से नज़र मिली तब तक तो ठीक है, और जैसे ही उसने इधर सामने देखा तो मैंने ऊपर फायर करके और ऐसे करके चिल्ला दिया, मतलब फायर कम चिल्लाना ज़्यादा हो गया। तो उसने सोचा ये मारेगा, तो पहले गेट में टकराया, फिर वो एक पोल से टकराया, उसके बाद वो भाग गया। तो ऐसे करके उनको मैंने काफ़ी देर तक रोका रखा। फिर उसके बाद उन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, फिर वो कूद के दीवार पार करके वो जो बंगलो की साइड से अटैक करना शुरू कर दिया उन्होंने, आग लगा दिया वहाँ पे कई जगह। तो उस साइड फिर कुछ बंदे बुलाए, वहाँ से उनको भगाया। फिर उन्होंने कोशिश किया जो दीवार के उस तरफ मेरे सामने एक खाली रोड था और दीवार थी ऊंची सी, उस साइड से उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, और पत्थर भी 1-1, 2-2 किलो के, 3-3 किलो के पत्थर फेंक रहे थे वो लोग, और इतने हैवी पत्थर फेंक रहे थे। पोस्ट पूरा मतलब बुरी हालत हो गई थी। तो और पत्थर भी इतने कि एक साथ जहाँ पे कई हज़ार लोग मिल के पत्थर फेंकेंगे तो क्या ही हालत हो जाएगी। जब उन्होंने देखा कि क्योंकि जाली लगी थी मोटी, वो तोड़ के नहीं आ रहे थे, पतले पत्थर हम तक आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पत्थर से बात नहीं बन रही है, तो फिर वो लोग गुलेल लेके आए, और गुलेल से इतने मोटे मोटे पत्थर मार रहे थे वो लोग, और वो जो जाली थी हमारी उसको क्रॉस कर रहे थे। तो हमने शील्ड होती है जैसे कैन और शील्ड होती है, शील्ड लगा दिया वहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाली, वो ट्रांसपेरेंट वाली शील्ड तोड़ दी उन्होंने मार मार के, इतना स्पीड से पत्थर आ रहे थे। जब उन्होंने देख लिया, 1-1.5 घंटे तक पत्थर मार मार के कोशिश किया, और हम रिप्लाई में क्या कर रहे थे, रिप्लाई में केवल वो स्मोक वाले बम मार रहे थे, तो वो धुआं जहाँ पे हो गई वहाँ से भाग जा रहे, फिर दूसरी साइड चले जा रहे, रोक ही नहीं रहे, मतलब रुके ही नहीं रहे थे। पब्लिक इतनी थी, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। फिर उन्होंने जब देख लिया कि इससे भी कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बोतल बम बना दिए। जो बैरल वो लूट के लाए थे, वो कहीं से एक बैरल उनको मिल गया, और वो बैरल लूट के लाए थे, उससे पूरा तेल की बोतलें बना के, बियर की बोतल में तेल भरा, कपड़ा ऊपर डाला, आग लगा के सीधा बोतल फेंकने लग गए। जब बोतल फेंकने लग गए, बगल में हमारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी थी, तो तब मेरे को लगा कि अब मतलब हद से ज़्यादा बढ़ गया है। तो फिर हवा में फायर वायर भी किया होगा इन्होंने, किया, लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा उनका। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि अब जितनी आग आएगी उसको बुझाना है। जैसे ही बोतल ऊपर से आती हुई दिखे, नीचे बंदे खड़े मिले, पानी डाल दिया। अच्छा। कितना पानी डालेंगे, पब्लिक वहाँ उनको रोकने से ज़्यादा पानी लाने में लग गई वहाँ पे। तो उसमें 2 बार मेरी बॉडी पे आग लगी है, और मेरी पोस्ट पे 5-6 बार आग लगी है, और पोस्ट के ऊपर पानी रखा हुआ था, पूरी पोस्ट हमने पहले ही भिगो दी थी। उसके बाद भी जहाँ तेल गिरेगा वहाँ पे आग तो कई देर तक रहेगी, तब तक वो पानी सूख जाता था और आग पकड़ता था। तो बार बार उसका पानी मतलब आग बुझाते रहे, और इस कंडीशन में मैंने 2 बजे तक, मतलब हमने सबने मिलकर 2 बजे तक उनको रोक के रखा। फिर 2 बजे उनकी फ़ौज और लोकल स्पोर्ट हमारे पास आया, तब उनको जाके कहीं हमको मतलब उनसे पीछा छूटा। तो ऐसे हमने अपने कैंप को बचाया। अच्छा, इससे पहले जो राशन वाला भंडार था पूरा, उसकी दीवार ही गिरा दी थी इन्होंने, और कंटेनर को खींच के ले गए थे। मतलब जो उस देश का जितना राशन था वो पूरा आउट, पूरा लूट लिया, पूरा राशन लूट लिया। उसके बाद तकरीबन 1-1.5 महीने तक हमको, हमारी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि राशन कहीं से नहीं आ रहा था, जितना हमारे पास था उसी राशन से हमने काम चलाया। और उन्होंने बाहर से भी नहीं आ सकता है, क्योंकि वो जहाज़ लैंड नहीं करने दे रहे हैं, हेली लैंड नहीं करने दे रहे हैं, गाड़ियाँ बाहर से आने नहीं दे रही है, पब्लिक पूरी भड़की पड़ी है। तो इस कंडीशन में फिर हमने दिन निकाले। गाड़ियाँ बाहर नहीं जा सकती हैं, दिन में तो कोई मतलब ही नहीं है। रात में अगर कोई गाड़ी गई है तो शीशे उसके सेफ नहीं बच सकते, शीशे के सामने जाली लगाने के बाद भी गुलेल से मारते थे, छोड़ते नहीं थे। और हेलीकॉप्टर अगर आते तो उस पे क्या, मतलब कैसे रोकते उसको? पीका, अच्छा, गन, पूरी गोलियां हवा में नीचे गिरा लेते थे। सर लोकल सपोर्ट आने में इतना टाइम क्यों लग गया था? पहले सपोर्ट क्यों नहीं आता आपको? कई जगह पे हो रहा था ना, अकेले हमारा ही कैंप थोड़ी ना लूट रहा था। अच्छा। वो हर जगह। और ये कितने दिन तक सर पीस, मतलब आने में ये कितना महीने टाइम तक, एक महीना लग गया होगा पूरा कम से लग गया। कम। हाँ और फिर आप पीसफुली कंट्री छोड़ पाए या एस्केप हाँ, करने जब पड़े? हमने कंट्री छोड़ा तब तक सब ठीक ठाक हो गया था, और दोबारा से मतलब समझ में आ गया था उनको। और उनका टारगेट था एक, कोई 2023 आने से पहले वो टारगेट अचीव करना चाह रहे थे वो, कुछ साल पहले ही। तो जो नहीं हुआ उस टाइम पे, उनका फिर पर्दाफाश हो गया था। कुछ लोग उनके कमांडर थे, आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ लिया होगा या तो वो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ ये इंसिडेंट था हमारा। उस टाइम सर जब आपके सामने इतनी भीड़ थी, आपके माइंड में एक थॉट आ रहा था कि आज तो गए? हमारे माइंड में ये ज़रूर चल रहा था कि आज पक्का डंडे बरसने वाले हैं,
और दूसरा पासपोर्ट सब दे रहे थे कि भाई पासपोर्ट ले लो अपना और कोशिश करना कि अपने आप को बचाना, क्योंकि वो लोग चप्पल तक नहीं छोड़ रहे थे। पासपोर्ट देने का मतलब? पासपोर्ट देने का मतलब हमारे पासपोर्ट जैसे कहीं पे रखे हुए हैं सब इकट्ठे कि जब जाएंगे तो अपने पासपोर्ट लेके जाएंगे, वो पहले इशू कर दिए जाएं आपको कि ये अपने पासपोर्ट पकड़ो, अपने आप को सेफ बचाओ। आप भाग लेना, मौका लगे तो आप निकल सकते हो, भाग निकले जाना कहाँ, या मतलब निकलने तो कोई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ मतलब ये वो है हर कि चीज़ लूट के ले जा रहे हैं। हाँ कुछ छोड़ ही नहीं रहे वो, तो कम से कम पासपोर्ट अपने पास सेफ बच पाए इस वजह से। क्रेजी सर, ये तो बहुत ही स्कैरी चीज़ है यार। ये ज़्यादा डिफिकल्ट लगा सर आपको, या फिर जब आप पोस्टेड थे कश्मीर में या पाकिस्तानी मिलिटेंट से आपका सामना इंडिया की बॉर्डर में हुआ, वो ज़्यादा डिफिकल्ट था? डिफ़िकल्ट तो दोनों ही चीज़ होती हैं। जब आपके सामने मिलिटेंट है, आपको पता है मारना है, उस सिचुएशन जब आपको ये पता है, उस सिचुएशन में जब आपको ये पता है कि सामने वाला कुछ भी कर सकता है लेकिन आप नहीं कर सकते हो, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सर वहाँ पर आपको लैंग्वेज बैरियर भी आया होगा, अपनी बात आपको रखने में दिक्कत आ रही होगी। मुझे नहीं रखने ना, इसके लिए माइलोज होते हैं, इसके लिए और बड़े लोग हैं जो इसी काम के लिए होते हैं और इंटरप्रेटर होते हैं। वो अब ऐसे लैंग्वेज सीखने लगेंगे तो आज कहाँ है, कल कहीं और, परसों कहीं और, तो ऐसे इतना टाइम नहीं होता कि हाँ, फिर भी बेसिक्स तो सिखाए जाते हैं, बेसिक्स सीख के ही जाते हैं हम लोग, और नॉर्मल किसी से करना होगा तो कर भी सकते हैं बात। सर इंडिया के किसी ऑपरेशन के बारे में बताओ अपने। इंडिया का मेरा फर्स्ट कॉन्टैक्ट मैं बता देता हूँ आपको, और मैं नया नया ही गया था और मेरा पहला ही पोस्टिंग यूनिट का J&K का है। अच्छा। तो मैं रिक्रूटी जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ, ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, उसके बाद पहला ही पोस्टिंग मेरा J&K का है। तो J&K में मैं नया नया ही था और पहले ही ऑपरेशन उससे पहले भी कई हुए हैं, लेकिन ये वाले ऑपरेशन में मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व रहा हूँ और इसमें मेरी जान बची है। और इसमें मतलब मैं मानूँ तो मेरा पहला किल इस ऑपरेशन से स्टार्ट हुआ है। अच्छा। तो इसमें हम 5 लोगों की एक टीम थी और ऐसे ही कुछ और लोग, जैसे कई सारी टीमें इकट्ठी होकर हम लोग गए थे। तो हम 5 लोग एक जगह बैठे हुए थे और ये काफ़ी पुराना पहला किल है, तो आप लगा के चलो कि 20-25 साल पुराना, 20 साल पुराना तो कम से कम मान के ही चलो आप। तो इतना पुराना उस टाइम का जो स्ट्रेटेजी था तो वो इसी टाइप से होता होगा। तो हम लोग कहीं बैठे हुए थे और हमको खबर मिली हुई थी कि तकरीबन 5 कमांडर और उनके साथ 2-2, 3-3 बंदे मिलिटेंट और होंगे और मीटिंग होने वाली, कोई बड़ी मीटिंग है। तो हम तकरीबन ठीक ठाक क्वांटिटी में लोग गए हुए थे पूरे गांव को घेरने के लिए, और हम बैठे थे रात को 9 बजे के आसपास बैठे थे। और अचानक से हमको पीछे से पता लगता है कि भाई तुमको यहाँ नहीं बैठना है, तुम यहाँ से उठ के साइड में चले जाओ, क्योंकि हमारे ही कुछ लोग उससे पीछे आने वाले थे, उनकी विजिबिलिटी हमसे अच्छी हो रही थी उस लोकेशन के लिए और बीच में हम आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि यार तुम यहाँ से हटो, बाहर चले जाओ, कोडन जो होता है मतलब जहाँ पे घेराव था उसके बिल्कुल बाहर चले जाओ। हम लोग बाहर चले गए और गांव के बिल्कुल बाहर की साइड में हम बैठे थे। वहाँ पे एक गाय भैंसों का तबेला टाइप में था और उसके सामने की तरफ हम 3 लोग सामने बैठ गए थे, 2 लोग पीछे बैठे थे उसके। तो पीछे वाले दोनों लोग जो बैठे थे उनको, अच्छा बैठे बैठे हमको पूरी रात हो गई थी। हम लोग मतलब पूरी रात कांटेक्ट होने वाला है तो पूरी रात हम लोग, एम्बुश यही होता है कि आप जब जाओगे तो पूरी रात आपको जगना है, देखते रहना है। तो जब भी मिलिटेंट आएंगे तो बता के थोड़ी ना आएंगे, उनका इंतज़ार करना पड़ता है और कई बार तो कई दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके किस्मत अच्छी होगी तो आएंगे, नहीं तो नहीं। और मिलना बहुत मुश्किल है, मिलिटेंट मिलना मतलब भगवान मिलने के बराबर ही है लगा। और सर मिले भी होते हैं लोग इनसे जो वहाँ पे लोकल्स, कुछ ऐसा भी होता है कि लोकल छुपा सपोर्ट के रखते हैं अपने घरों में। लोकल सपोर्ट आजकल नहीं है, आजकल तो बहुत बदलाव हो गया है। उस टाइम पे था, उस टाइम पे ये था कि लोकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती थी और हमको इसीलिए ज़्यादा मुश्किल होती थी। एक एक मिलिटेंट को ढूंढने के लिए ना, जब तक उसके पास वेपन नहीं दिख जाता आपको, तब तक आप ये साबित नहीं हो सकता कि वो मिलिटेंट है। सही बात है। हमारे सामने भी अगर कोई है और उसके पास वेपन नहीं है तो उस टाइम पे आधार कार्ड थोड़ी ना होते होंगे, तो उस टाइम के आधार कार्ड चेक करवाओ। सही बात है। तो उस टाइम पे हमारे सामने जो भी रहेगा, जिसके पास वेपन है वो मिलिटेंट है, वेपन नहीं है तो वो इनोसेंट है। तो वहाँ पे हम लोग बाहर आगे बैठ गए, 2 पीछे बैठे थे, 3 आगे बैठे थे। बैठे बैठे सुबह के 5 बजने वाले थे, 4:30 के आसपास की बात हो सकती है, बहुत दिन हो गया, अभी भूल भी गया हूँगा काफ़ी। 2 लोग कहीं अंदर कोई आवाज़ हुई थी और उसको देख के 2 लोग आ रहे थे। तो पीछे वालों को दिख रहे थे, हमको नहीं दिख रहे थे वो। और पीछे वाले मतलब हमारी एक आदत होती है कि हमारा बैरल जो गन का होता है वो जो भी कोई हरकत है उसके साथ साथ ही चलता है। मतलब एक कोई लोग आ रहे हैं या एक बंदा आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो हमारी आदत में शामिल होता है कि वो उसके साथ साथ चलता रहता है। तो वो आपस में बात कर रहे हैं कि
देखो ये नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो लेकिन उनका बैरल भी चल रहा है साथ साथ, ये आदत में शामिल होता है। उसी टाइम पे हमसे ये पूछा जाता है कि आवाज़ कहाँ तुम्हारी तरफ तो नहीं हुई है। तो हमारा क्योंकि कम्युनिकेशन कम हो रहा था, क्योंकि हम बाहर बैठे थे, अलग थे उनसे, थोड़ा दूर थे, तो वो ठीक से वॉइस ब्रेक हो रही थी। तो हम लोग तीनों खड़े होके और बोला यार वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बाहर निकल के थोड़ा सा उस साइड देखते हैं। जहाँ पे बैठे थे वहाँ पे पूरा एक गोबर का ढेर सामने था, और उसके और वो तबेला था जो दीवार थी उसके बीच में हम लोग बैठे हुए थे। जैसे हम लोग बाहर निकले और वो जो वॉकी टॉकी होता है उसकी जैसे उसका स्विच दबता है, जो बोलने वाला कन्वर्सेशन वाला, उसका स्विच दबाते हैं तो उसकी एक आवाज़ जैसी आती है, रेडियो रेडियो वाली, टाइप की। वही। तो जैसे ही वो आवाज़ आई, आवाज़ आते ही उनको आवाज़ सुनी, वो हमारे पीछे थे, हमने उनको नहीं देखा था और ज़्यादा दूर भी नहीं थे। उन्होंने दोनों ने अपनी मैगजीन खाली कर दी हम पे, और दोनों ने अपनी मैगजीन खाली कर दी, और हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि फायर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उनके सामने जस्ट जैसे पीछे से वो कर रहे थे, हम यहाँ पे थे, और इस साइड में एक टीनों की दीवार थी, टीन जैसे हम छत पे डालते हैं ऐसी दीवार बनाई हुई थी टीनों की, वहाँ टीनों की दीवार ही होती, उसमें गोलियाँ टकरा रही थी। उसकी एक तो आवाज़ आ रही थी, गूंज रही थी वो फायर वाली, एक उसमें जो टकरा रही थी वो वाली आवाज़ आ रही थी। तो हमको वो वाली सुन रही थी, चूँ 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 करके आवाज़ आ रही थी। अब उसको जैसे ही हमको वो आ रही है तो हम, अच्छा उस टाइम पे हमने क्या कर दिया, हम नीचे गिर चुके थे उस टाइम पे, और हमने रोलिंग वोलिंग शुरू कर दिया था अपना, और जैसे तैसे करके हम वो गोबर से निकलते हुए और वहाँ पहुँच गए दोबारा उसी जगह पे, और तीनों वहाँ पे पहुँचे। और पहुँचने के बाद एक सीनियर हमारे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने आवाज़ दिया। अच्छा इन्होंने क्या किया, उन्होंने हम पे फायर किया, हमारे 2 बंदे थे, उन्होंने इन पे कर दिया, और इनका हम पे और उनका इन पे एक साथ हो गया। तो इन्होंने पहले हो सकता है कि कुछ राउंड सही निकले होंगे और बाद में हो सकता है इधर उधर निकले होंगे, और लेकिन इनका एक राउंड हिट कर गया हमारे वालों का जो पीछे बैठे थे। हमने तो फायर ही नहीं किया, 3 बंदों ने पीछे थे, इंडियन आर्मी ने जो मारे उनका हिट कर गया, उनका एक राउंड हिट कर गया, और वो बंदा वहीं पे गिर गया। अब 2 बंदे थे, एक वहीं गिर गया। अच्छा अब सिचुएशन क्या है, वो उनको ये पता है कि ये 3 बंदे थे हमने जिन पे फायर किया, हम पे किसने किया वो कहाँ है उनको नहीं पता है। वो बंदे हमारे वाले, उनको पता है 2 बंदे थे, उनको लगी नहीं लगी क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा था, अंधेरा थोड़ा थोड़ा अंधेरा जैसा था। 2 में से एक भागता हुआ देखा, एक नहीं देखा। इन्होंने सोचा वो एक मर गया होगा या फिर क्या हुआ है, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था। हमको ये लगा कि हम पे हमारे वालों ने फायर कर दिया, क्योंकि बगल में तो वही बैठे हैं, मिलिटेंट वगैरह होते तो हमको पता तो लगता है कि अच्छा उस टाइम पे वॉकी टॉकी हमारे पास, उनके पास वॉकी टॉकी नहीं, दोनों के पास, क्योंकि नज़दीकी तो थे, बीच में एक कमरा जैसा ही तो था, तबेला जैसा था। अब पूरा कन्फ्यूज़न फैला हुआ था वहाँ पे। तो हमारे जो सीनियर थे उन्होंने आवाज़ लगाई कि भुरियाल तुमने किया क्या? तो उन्होंने बोला हाँ हमने किया है। उनका कहना ठीक था, हमने किया है, फायर हमने किया, वो सही बोल रहे थे। और हम पूछ रहे थे कि हम पे किसने किया है। तो सीनियर ने बोला कि फायर तुमने किया है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ हमने किया है। अच्छा जब उसने बोला कि हमने किया है, तब कहीं से दूसरा फायर भी नहीं आया। हो सकता है दूसरा जो बंदा था वो उस टाइम पे खेती में दौड़ गया होगा, धान वगैरह थी तो वो धान में दौड़ चला गया होगा, फिर उसको आगे जाके लगा होगा कि यार मेरा एक बंदा पीछे रह गया, तो इतनी देर में वो बंदा वापस वहाँ पे आ गया। अच्छा इसके बीच में हमने सोचा कि चलो, हमारा जो सीनियर था उसने मैं नया नया ही था, और उसने मुझे बोला कि यार ऐसा कर, एक बार उनको बोल के आ कि यार ऐसे फायर नहीं करना। हम ही लोग थे बाहर जो निकले, हमने सोचा कि हम तीनों को देख के कहीं उनको लगा होगा कि 3 मिलिटेंट तो नहीं है, इसलिए फायर कर दिया होगा कहीं, क्योंकि हम तो बैठे हैं और हमने उनको ये बताया नहीं कि हम बाहर निकल रहे हैं ये उस टाइम पे। तो जैसे ही मैं बताने के लिए गया तो मेरे हाथ में टॉर्च थी, और टॉर्च जैसे कितनी आगे तक आप ले जाते हैं, तो वो इतनी, जितना फ्लैश उसका गया तो मैंने देखा मेरा टॉर्च का फ्लैश उस बंदे की आँख में गया जो गिरा हुआ था वहाँ पर, और उसको होश आया। उस टाइम पे बेहोश होगा, उसको होश आया एकदम से, टांग के नीचे उसकी गन थी, उसने एकदम से गन निकाली, मैगजीन बदली किया, इतना टाइम मेरे पास था और वो मेरे सामने ऐसे था बिल्कुल। जैसे ही उसने बदली किया, तो बदली मतलब इतना टाइम ही नहीं था, उसने सीधा उठा के टक और फायर शुरू कर दिया। तो मैंने वापस में रोल वहीं पे, मतलब मैं सीधा ही, मतलब पहले तो गिरा, और गिरने के बाद फिर मैंने दोबारा क्रॉलिंग पता नहीं क्या क्या किया, कौन से रोल हुए मेरे से, और मेरी मुंडी पूरी गोबर के अंदर घुसी हुई थी, और मेरे जो 2 बंदे थे उन्होंने टांग पकड़ के मेरे को अंदर खींच लिया। और उस टाइम पे मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मेरा हाथ कांप रहा था और मेरे हाथ से AK नहीं उठ रही थी। एक तो नया था और कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस मेरा इतना था नहीं उस टाइम पे पहला ही कॉन्टैक्ट था, और तो ये रहा होगा, ये मोशन तकरीबन 5 से 10 सेकंड भी नहीं रहा होगा।
और मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, मेरे से AK नहीं उठ रही है, पकड़ी नहीं जा रही है, उठना तो बाद की बात है, मैं उसको टाइट कर रहा हूँ, मेरा हाथ टाइट नहीं हो रहा है। मैंने सोचा कहीं गोली लगी होगी। फिर दूसरा जो मेरा साथी था, तो संजय सर था, उसने पूरा हाथ मेरा चेक किया, यहाँ पे चेक किया, बोला यार गोली तो नहीं है। तब तक फिर दोबारा उठा, फिर मैंने आंखें बंद करी, अपने आप को रिफ्रेश किया, वही बात है, और आंखें बंद करी और मैंने सोचा कि यार ऐसा क्या हो गया, ये उठ नहीं रही है साली। फिर दोबारा से पकड़ा तो आराम से उठाया। फिर मैंने बताया कि मिलिटेंट है वहाँ पे, और उसने मेरे ऊपर फायर किया है, मैंने खून भी देखा है, वहाँ पे खून है, तो इसका मतलब उसको लगी हुई है। अच्छा, जो 2 बंदे हमारे बैठे हुए थे उन्होंने, जब उसने दोबारा फायर किया मेरे ऊपर, तब हो सकता है उनका वो जो दूसरा बंदा भागा था वो वापस आया होगा कि कांटेक्ट अभी जारी है, इसका मतलब मेरा बंदा अभी जिंदा है, ये सोच के हो सकता है वो वापस आया हो। एक घर नया बन रहा था और उसकी खिड़कियाँ मतलब लगी नहीं थी, बन गया था वो, बिल्डिंग बनी थी। वो बंदा आके और उसमें घर में छुप गया, और वहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा था और ये देख रहा था कि ये 2 जगह पार्टी तो नहीं है, क्योंकि वो 3 थे, उन पे हमने फायर किया, हम पे किसने किया उसको भी क्लियर नहीं था। अच्छा, इसके बीच में हम बीच में इस पे फायर कर रहे थे कि उनको वो दिख गया था बंदा ऊपर, ये फायर करेंगे तो उसको पता लग जाए कि यहाँ पे हैं, और उनके पास उस साइड से कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि पेड़ के पीछे दोनों छुपे हुए थे और पेड़ इतना मोटा भी नहीं था। इस साइड से तो सही था, लेकिन जिस साइड में वो बाद में था उस साइड से सही कवर नहीं आ रहा था, तो इनका लोकेशन भी बताना ठीक नहीं था, इसलिए इन्होंने फायर नहीं किया उस टाइम पे। और हम लोगों ने धीरे धीरे फायर किया। हम देख रहे थे कि वो उसका पाउच जो होता है वो, और वेपन उठाने की बार बार कोशिश कर रहा था कि उसको एक बार उठा के ले गया तो सिविलियन इनोसेंट हो जाएगा ना, तो इनोसेंट को मार दिया करके फिर हल्ला हो जाएगा पूरा। तो वो उसको हमने फिर कैसे निपटाया कि बाद में फिर बैकअप पार्टी आ गई थी हमारी, फिर वहाँ से एक शर्मा जी थे हमारे सीनियर, उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं नीचे से क्रॉलिंग करके, वो टीन थी, टीन के नीचे से सामने वाले घर में हम लोग पहुँचे, और सामने वाले घर से फिर हमने उसको एलिमिनेट किया कि मतलब वो भी हमने बारी बारी से चांस लेके, मैं जूनियर था, नया था, तो उन्होंने बोला कि यार तू कर, तेरा पहला होगा ये, जबकि हालांकि वो पहला श्रेय उनको जाता है जिनका पहला गोली लगा, लेकिन वो किल मेरे हाथ से करवाया उन्होंने उस टाइम पे, तो ये मेरा पहला किल था। फिर वो दोनों न्यूट्रलाइज करे बंदे? नहीं, दूसरा क्योंकि खेतों के पास था, उसको जब तक देखो उस साइड से फौज आ नहीं सकती थी, और कीचड़ में अगर एक बार घुस गए तो फिर कीचड़ में और खुले में कहाँ जाओगे, वो मान लो कि वहीं पे नीचे लेट भी गया कहीं, तो भी आप तो सीधे ही जाओगे ना खड़े होके भी, तो वो उस साइड तो वो हो ही नहीं सकता था, कोई चांस ही नहीं बनता था, भागना ही था वो। बाद में फिर ढूंढा डांडी करी और फिर बाद में किसी और के हाथ लग गया होगा, लेकिन वो उस दिन निकल गया था। सर आप बच गए? हाँ, उस दिन आपका पहले बचाव हुआ? उस दिन 2 बार मैं बचा हूँ, और ऐसे ही करके आप कभी कभी आप सोचते हो कि भाई वो जब मेरे सामने था तो मुझे क्विक एक्शन लेना चाहिए था? कितना क्विक लोगे आप, उसके हाथ में तो सब तैयार है, पर आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे? मैं तो ये सोच रहा था मैं अपने बंदे को मैसेज देने जा रहा हूँ, मैं थोड़ी ना, मैं तो वेपन भी मैंने साइड में लगाया हुआ था, इसलिए कि मैं थोड़ी ना टैक्टिकल हालत में वहाँ पे था। आपको थोड़ा टाइम मिल गया जब तक उसने मैगजीन डाली और वो रिएक्ट मैगजीन नहीं, मैगजीन का तो इतना फास्ट होता है, उनकी मैगजीन ना डबल होती है, मतलब इस साइड है और उसी के साथ टेप से दूसरी साइड लगाया होता है, चेंज करके वो माइक्रो सेकंड में चेंज करते हैं। क्रेजी सर। और सर कितने टोटल किल हो गए फिर आपके? अब मतलब जैसे आपका पहला किल था। टोटल काउंट नहीं होते हैं, ना बताए जाते हैं, ना कहीं कोई जिक्र करता है, जो भी जिक्र करता है वो गलत ही करता है। अच्छा, टोटल काउंट का कोई मतलब नहीं होता है फौज में, और हैं मतलब काफ़ी सारे ऑपरेशन हैं, लेकिन हाँ मुझे टोटल काउंट इतना है कि मैं 7-8 बार बचा हूँ, मैं ऐसी क्लोज फाइट में 7-8 बार बचा सबसे हूँ। ज़्यादा डेंजरस कौन सा था आपका जिसमें आप बचे थे? जो आप बता सकते हो। ये वाला एक था, इसके बाद एक और था जिसमें मैं पूरा एक आईडी के ऊपर बैठा था, और एक मैंने जो बताया उसमें भी क्लोज बिल्कुल वो आईडी पे मेरा पैर जा ही रहा था, और एक वाले में मैं आईडी के ऊपर ही बैठा था, मेरे सर पे आईडी लगी हुई थी मटके में, और मैं उसके नीचे बैठा हुआ था, तो उसमें मैं एक बार बचा। वो इसलिए कि वहाँ पे कोई था नहीं मिलिटेंट, उनका जो हाइड आउट बोलते हैं, तो हाइड आउट में उस टाइम पे कोई था नहीं, इस वजह से मैं बच गया। तो कई सारे इंसिडेंट है मेरे साथ, जो पता नहीं कितनी बार जान बचते पैर से काम चला है। वाह सर, और शायद जान इसीलिए बची ताकि हम एक दिन पॉडकास्ट कर पाएँ और आपकी स्टोरी से लाखों लोग इंस्पायर हो पाएँ। बट मज़ा आ गया सर आपके साथ दोबारा बात करके, और ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हो बाकी के ऑपरेशंस, बट जितने भी हमने आज जाने मज़ा आ गया सच में।
ऐसा लगता है कि एक मूवी का सीन सुन रहे हैं हम। और ऑफ कोर्स जो भी मूवीज़ में भी होता है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होता है। तो आप ही रियल लाइफ हीरो हो, हम तो यही कहेंगे। जितने भी हमारे सोल्जर हैं, जितने भी हमारे जवान हैं जो आज भी अभी इस समय भी अपनी ड्यूटी पे हैं, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि हम लोग सिविलियंस जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, तो हमारी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। और आप कुछ कहना चाहते हो? एक्चुअली पॉडकास्ट का मतलब ही इतना बनता है कि हम लोग बता के यहाँ हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम लोगों को बताने का बस मकसद ये होता है कि हम हर फौजी तक नहीं पहुँच सकते, ये स्टोरियाँ हर फौजी को पता नहीं लग सकती हैं, लेकिन इनके थ्रू जितने भी लोगों को पता लग सकती हैं उतने लोगों को पता लग जाएँ। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हम कर देते हैं और वही गलतियाँ दोबारा ना दोहराई जाएँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता लगना ज़रूरी है और वो नहीं लग पाती हैं, तो कम से कम इन पॉडकास्टों के थ्रू ये सब उनको पता लग जाए। सिविलियंस के नज़र में थोड़ा रिस्पेक्ट बढ़ जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रेनों में चलते चलते सीट से लात मार के फौजी को उठा दिया जाता है। उस टाइम पे हम ये नहीं सोचते कि ये हमारे लिए जान देने वाले बंदे हैं, ये हमारे लिए पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जब फौजी को बिना टिकट के जाना पड़ता है कहीं और लात मार के बंदा उठा देता है कि ये मेरी सीट है, तुम इस पर क्यों बैठ रहे हो। उस टाइम पे वो ये भी अगर बोल देगा मैं फौजी हूँ, तो भी रिस्पेक्ट इतनी है नहीं। और सर क्या क्या गलत हो जाता है जैसे आप ये बता रहे हो? हाँ, बहुत कुछ है। जैसे आप सिविल में तो जाके ना कहीं ये अगर बता भी दोगे कि मैं फ़ौजी हूँ, तो लोग इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं जितना उनको करना चाहिए। वो इतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जितना उनको करना चाहिए। वो लोग उस हिसाब से नहीं सोचते हैं जैसा उनको सोचना चाहिए। इतना रिस्पेक्ट जितना उनको करना चाहिए, या हो सकता है हमको लगता है कि उनको ज़्यादा करना चाहिए और वो नहीं कर पाते हैं। इसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ये होता है इन पॉडकास्टों से कि जो भी ये स्टोरी सुनते हैं, कम से कम उतने लोग तो रिस्पेक्ट करना ज़रूरी सीखते हैं, या फिर वो लोग रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ऑल राइट सर, इस एपिसोड को करेंगे हम यहीं पे ख़त्म। मज़ा आ गया हमें तो, और उम्मीद है आपको भी मज़ा आएगा। दोस्तों, आपको कैसा लगा एपिसोड ज़रूर कमेंट में आप बताइएगा हमें। और अगर आप बिना सब्सक्राइब करे चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए यार, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले मज़ेदार एपिसोड्स के बारे में पता चलता रहे। सर की लाइफ से जुड़ने के लिए सर का इंस्टाग्राम यहाँ पर स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाइए इनको फॉलो करिए। और बस हम मिलेंगे ऐसी मज़ेदार एपिसोड्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद। जय हिंद वंस अगेन।